हाँ जी बेटा, चलो सामने ध्यान देते हैं। ये लास्ट में क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो इन रिएक्शन N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है और ये अपने से पूछा है। तो देखते हैं सामने। अगर इस रिएक्शन के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखें तो यह आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dN2/dt, हाँ जी, माइनस 1/3 dH2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 d अमोनिया अपॉन dt। ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। अपने को गिवन क्या है, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस गिवन है, तो हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, ये माइनस DH2 अपॉन dt, ये हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस होता है। तो ये अपने को गिवन है। अगर ये अपने को गिवन है तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर लें तो ये आ जाएगा रेट इज इक्वल टू माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये तो मुझे गिवन है 2 × 10⁻⁻², और अपॉन में क्या है 2, इधर आ जाएगा 1/2 d अमोनिया बाई dt। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, d अमोनिया बाई dt। अब आपसे जो भी पूछा है उसको कैलकुलेट कर लो। सबसे के पहले क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, डी अमोनिया बाई dt। अरे याद करो, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के अंदर कोएफिशिएंट का डिवाइड नहीं करते। तो ये अपने से पूछा है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला तो आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, बोले तो डी अमोनिया बाई dt। तो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट अगला पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यही तो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अरे यही तो है डी माइनस dN2/dt। तो सेकंड ये आ जाएगा माइनस dN2/dt। ठीक है, यही है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो ये इसके इक्वली है, साफ साफ दिख रहा है, 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और अगला क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस की रेट है वही तो इसके रिएक्शन की रेट है। तो आर भी तो किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल ही है ना। अरे जो गिवन था वो पुट कर लिया, बाकी सब कैलकुलेट कर लिया। तो नोट कर लें भाई, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3। सिंपल है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन, ये तो ठीक है अपन ने ऐसे थ्योरेटिकली किया है, थोड़ा जल्दी करना हो तो कैसे करें अपन इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी करना हो तो देखो साफ दिख रहा है कि मुझे हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस गिवन है और जो इनके रेट का रेशियो होता है वो इनके कोएफिशिएंट का रेशियो होता है। जो इनकी रेट का रेशियो होता है वो इनकी कोएफिशिएंट का रेशियो होता है। अब आप देखो, जो इसकी रेट है ना हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस क्या आ जाएगा इसके कंपेयर में 1/3। अरे समझ गए क्या बेटा, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपेयर में कितना है 1/3। अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो ये 3 कंज्यूम होगा। तो जितना ये कंज्यूम हो रखा है वो तो दे रखा है, तो ये कितना कंज्यूम होगा ये पूछा है, तो दिस इज 1/3 ऑफ दिस। अच्छा, अमोनिया का फॉर्मेशन पूछा है, अमोनिया का अपीयरेंस।
तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो। तो अगर ये 3 है तो मतलब अमोनिया कितना बनेगा, उसके कंपेयर में 2/3 बनेगा ये। अरे सही बात है क्या, ये 3 तो ये 2, ये 1 तो ये 2/3, तो जितना वो है उसके कंपेयर में ये 2/3 बनेगा। और इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो यहाँ 1/3 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन लेकर अपन निकाल सकते हैं रेट। या फिर ये फॉर्मूला है, जो भी एक चीज दे रखी है वो पुट कर लो इसके अंदर, बाकी सब इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया? फोर्थ वाला, अरे अच्छा सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हाँ फोर्थ है। अब देखो मुझसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, R इज इक्वल टू जैसे किसी के भी रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लें, तो एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो लेट सपोज मैं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेता हूं, यह आ जाएगा D पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई dt। अरे कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो कंसंट्रेशन अपॉन dt आ जाएगा, और प्रेशर के टर्म्स में प्रेशर अपॉन dt आ जाएगा। अब ये अब यहाँ ऊपर प्रेशर है, नीचे टाइम है, तो इसी की यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम। टाइम अपन सेकंड में मान लेते हैं, तो एटीएम सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब सुनो, लेकिन मुझे प्रेशर तो गिवन ही नहीं है। अगर प्रेशर गिवन नहीं है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी क्या हो जाएगा, मोल बाई वॉल्यूम इंटू आरटी। मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा कंसंट्रेशन इंटू आरटी। अब आपको पार्शियल प्रेशर पुट करना है, तो पार्शियल प्रेशर की जगह क्या पुट कर लें, कंसंट्रेशन इंटू आरटी पुट कर लें, क्योंकि मुझे प्रेशर तो गिवन ही नहीं है ना बेटा। ठीक है, वैसे मैं इसके कंपेयर में, इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट ना करके, जो मुझे गिवन है ना क्वेश्चन में, उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेता हूँ। अरे क्योंकि मुझे फिर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन निकालना पड़ेगा, तो मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में गिवन है क्वेश्चन में, और उसके रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। आप समझे क्या? ऐसे 4 क्वेश्चन थोड़ी आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन तो कोई एक ही आएगा ना भाई। तो अपन जिस तरह से वहाँ करेंगे उसी तरह से यहाँ कर लेते हैं। तो मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में करूँगा तो -1/3, और ये N2 की जगह क्या आ जाएगा, DH2/dt। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा रेट -1/3 D। इधर प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू RT अपॉन dt। अब आप एक काम करो, यहां से ये -DH2 अपॉन dt, मुझे ऐसा लग रहा है ये तो आपको गिवन है, हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस तो आपको गिवन है, तो जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर लो, बाकी सब तो ठीक है। यह आ जाएगा 2 × 10⁻²। इधर आ जाएगा RT डिवाइडेड बाई 3। सही बात है, अब तो पुट कर लो बेटा जी। ठीक है, अब पुट कर लो तो यह आ जाएगा 2 × 10⁻²। R की वैल्यू लीटर एटीएम में कितनी होती है, 1/12। टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन, 27 गिवन है ना भाई, तो 300 और डिवाइडेड बाई 3। इसे सोल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। कर ले नोट। अपन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें फिर पहले कन्वर्ट करना पड़ता। जितना हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है, नाइट्रोजन का 1/3 डिसअपियर होगा। कोएफिशिएंट 1/3 है ना हाइड्रोजन के कंपेयर में।
हो गया इतना? एक क्वेश्चन लिखो फॉर अ रिएक्शन एक क्वेश्चन लिखो फॉर अ रिएक्शन, लिखा है सामने, A of A, B of B gives C of C. और ये एक रिलेशन गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है। देन कैलकुलेट A रेशो B रेशो C। करें सॉल्व। सिक्स रेशो थ्री रेशो टू, 6:3:4। सब सोल्व करें, यही आ रहा है क्या भाई? चलो सामने देख लेते हैं, सामने देख लेते हैं अपन। देखो जो कोफिशिएंट होता है ना, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो डिवाइड में आता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू -1/A -1/A dA/dt, समझना, -1/B dB/dt और इज इक्वल टू +1/C dC/dt। ठीक है। अब इसका मतलब जो कोफिशिएंट था वो कहाँ आ गया? डिवाइड में आ गया। जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया। तो अब एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे सोल्व करने की कोशिश करो। इसको अगर अपन सोल्व करने की कोशिश कर तो कंपेयर कर लो या तो आप साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ से 1/A, ये तो कितना आ गया? 1 आ गया। 1/A तो 1 आ गया। और यहाँ से माइनस dB/dt, इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो तो 1/B किसके बराबर आ गया? अरे 2 के बराबर है क्या? 1/B 2 के बराबर है। और यहाँ से कंपेयर कर लो dC/dt, तो 1/C ये किसके बराबर है? 1.5 के। तो यहाँ से A रेशो B रेशो C पूछा है, तो A तो कितना आ रहा है? 1। B कितना आ जाएगा? 1/2। 1/B अगर 2 है तो B 1/2 आ जाएगा। और C कितना आ जाएगा? 1/1.5। 1/1.5। तो आप एक काम कर लो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को। जब 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा 3 और वो आ जाएगा 4। तो 6:3:4। समझ गए क्या बेटा? सिंपल, दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर किए अपन ने और कुछ भी नहीं किया। अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फॉर रिएक्शन
हाँ जी, क्वेश्चन लिखो सामने, सॉल्व करें। K1 K2 K3 में रिलेशन बताना है। हाँ बोलो। हाफ K1 इज इक्वल टू K3/3। हाँ ठीक है। अरे करो, पीछे सॉल्व करो प्रिया भाई। इस रिएक्शन में, अच्छा इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा? अरे इन तीनों की रेट इक्वल कब होगी? जब कोफिशिएंट का डिवाइड कर लेंगे। इन तीनों की रेट इक्वल कब होगी? जब कोफिशिएंट का डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां क्या रिलेशन आ जाएगा? -1/2 डी अमोनिया बाई डी टी। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। यह आ जाएगा +DN2 डिवाइडेड बाई डी टी, और यह आ जाएगा प्लस का 1/3 डी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डी टी। हम मुझे ये दे रखें, तो ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, और ये मुझे गिवन है। तो जो गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज K1 इंटू अमोनिया अपॉन 2, दिस इज K2 इंटू अमोनिया, और ये क्या आ जाएगा? K3 इंटू अमोनिया की कंसंट्रेशन, और डिवाइड क्या है? 3। ठीक है, तो ये अब अमोनिया 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 सब जगह कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ जाएगा? K1/2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/3। आप एक काम कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3K1 6K2 2K3, ये इनमें रिलेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन भाई बनने चाहिए यार पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। कितना आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन? 4। चलो सामने देखो, इसका इनिशियल प्रेशर कितना है? 100। ये 0, ये 0। दिस इज 100 mmHg। नाउ दिस विल बिकम 100 माइनस x, दिस विल बिकम 2x और दिस विल बिकम x। सारे के सारे गैसेज है, सबका प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 की बात है बेटा जी, और ये t इक्वल टू 10 सेकेंड की बात है। अब यहाँ टोटल प्रेशर हो कितना गया? 140। तो इन तीनों का सम कितना हो गया? 140 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा P टोटल, यह है 140, और हो कितना गया? 100 माइनस x प्लस 2x प्लस x। x से x गया, ये 40/2, तो x कितना आ जाएगा? 20। x आ जाएगा 20। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो किसी के भी रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, है ना। तो जैसे अपन मान लो c के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आ जाएगा, ये तो टाइम इंटरवल है ना। अरे 0 से 10 सेकेंड क्या है? टाइम इंटरवल। तो d नहीं आएगा, डेल्टा आएगा यहाँ पर। तो c के रेस्पेक्ट में आ जाएगा प्लस डेल्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ c डिवाइडेड बाई डेल्टा t, मतलब c के पार्शियल प्रेशर में चेंज। बेटा जी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 0, और टाइम वही 10 माइनस 0 यानी 10। x कितना आ गया अपने पास में? 20/10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऊपर प्रेशर किस में है? mmHg में। बहुत ढंग से देखना क्वेश्चन में, हो सकता है यूनिट चेंज कर दे वहाँ पर। देखा, तो ये mmHg और नीचे टाइम किस में है? सेकंड में। तो mmHg सेकंड इनवर्स। अगर ATM में कन्वर्ट करेगा तो 760 का डिवाइड कर लेना। अच्छा, ये तो आ गया मेरे पास, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। और B का अपीयरेंस कितना? B का अपीयरेंस कितना हो जाएगा? C का डबल। अरे B का अपीयरेंस C का डबल हो जाएगा ना, कोफिशिएंट टाइम्स होता है यार, कितनी बार बताऊं। तो B का कोफिशिएंट C का डबल है, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, दिस इज 2 टाइम्स
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये सी का अपीयरेंस था जो अपन ने कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा 2 × 2। तुमने बताया नहीं तुम्हारा 4 क्या आ रहा था? मैंने तो फर्स्ट का आंसर 2 बोला था। 4 बोल रहे थे यार लोग तो काफी सर। चलो करो नोट। अरे सी का अपीयरेंस और रेट सेम ही है ना, कोफिशिएंट बना है उसका। फोर अपॉन 760 आ जाएगा अगर एटीएम में पूछेगा तो, देन एटीएम सेकेंड इनवर्स। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इनमें से कुछ भी आ जाए ना आपके पास, तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही ए का डिसअपियरेंस, उतना ही सी का अपीयरेंस, और बी का अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन का डबल होगा, है ना। बी का अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा? डबल। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन नोट करो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, rate of formation of SO3 in reaction, अभी इसकी यूनिट चेंज है, इसकी यूनिट केजी में है राइट नाउ। हाँ जी, सेम ही आएगी ना यार। गजब गजब लोग हैं यार, गजब लोग हैं। मैं कह रहा हूँ वो मास गिवन है, मास, और जो रिलेशन होता है वो मोल में, कंसंट्रेशन में, प्रेशर में वैलिड होता है, मास में कभी वैलिड नहीं होता। इनकी रेट में क्या रिलेशन है? इनकी रेट में रिलेशन है तो SO2 और SO3 की तो रेट बराबर आएगी। अरे दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो रेट भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। लेकिन वो मास वाली नहीं आएगी, ये आएगा -1/2 DSO2
डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 DSO3 डिवाइडेड बाई dt। ये कंसंट्रेशन आया। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 तो हटाओ, ये आ जाएगा -d, इधर आ जाएगा मोल बाई वॉल्यूम अपॉन dt, इधर आ जाएगा d मोल बाई वॉल्यूम, और ये आ जाएगा dt। अब मोल से मास बनाओ तो मोल क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ जाएगा -d, मोल की जगह आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू v अपॉन dt। ये आ जाएगा d वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू v अपॉन dt। ठीक है ना? ये लेफ्ट वाला किसके लिए है? SO2 के लिए है, और ये वाला किसके लिए है? SO3 के लिए। अब मुझे SO3 का फॉर्मेशन गिवन है। SO3 का फॉर्मेशन गिवन है, ये रहा। केजी मास है केजी में, वॉल्यूम है लीटर है, और टाइम है सेकंड मिनट में। तो यहां से मास को अलग कर लो। ये SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 1/64, और अभी आ जाएगा -d WSO2 अपॉन v इंटू dt, और उधर कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 1/80। यह आ जाएगा d WSO3 अपॉन v इंटू dt। अब ये सब दे रखा है, इसका kg पर लीटर मिनट इनवर्स, यानी ये दे रखा है, इसका kg पर लीटर मिनट इनवर्स ये पूछा है। तो ये कितना ये सारा गिवन है मुझे। कितना गिवन है? 1.6 10⁻³ तो 64 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -d WSO2 अपॉन v dt, यह आ जाएगा 64/80 1.6 10⁻³ तो जो यूनिट इधर है वो यूनिट इधर आ जाएगी। अब इसे सोल्व कर लो। ये 8 से 8 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा। 16 8 जा कितना होता है? 128। 128 एक बिंदी पहले से एक नीचे है, 1.28 इंटू 10⁻³ यह आ जाएगा kg लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। नहीं आया समझ में? अरे पीछे समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूँ एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूँ। आपको ये समझ में आया? ये क्या लिखा है? ये पहली लाइन। लेकिन ये जो रेट आती है ना, रेट या तो कंसंट्रेशन में होती है, या प्रेशर में होती है, या मोल में होती है। मास में नहीं होती रेट का रिलेशन मास में नहीं होता। तो इसलिए अपन पहले मास में कन्वर्ट करेंगे उसे। तो ये कंसंट्रेशन का रिलेशन आ गया। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। हाफ से हाफ तो कैंसिल कर दिया मैंने। अब मोल नहीं चाहिए ना मुझे क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मोल को क्या लिखो? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यूनिट देखो आप जो गिवन है। W यानी kg, वॉल्यूम यानी लीटर, टाइम यानी मिनट। इस यूनिट के अंदर रेट दे रखी है मुझे। इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट में रेट गिवन है, और इस यूनिट में रेट पूछी है। तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू पुट कर दी वहां पर। अरे समझ गए क्या बेटा?
पहले मोल को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ग्राम आएगा या केजी आएगा। कर ले नोट फटाफट। रिलेशन मोल में होता है, मास में बनाना पड़ता है। अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें एक्स रेशियो वाई फाइंड आउट करना है। फाइंड एक्स रेशियो वाई। फाइव रेशियो थ्री। करें, सब सॉल्व करें भाई। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें। 0.48 किस log की वैल्यू होती है? log 3 की। log 3 की वैल्यू होती है। ये log माइनस da/dt। 0.7 log 5 की वैल्यू होती है, प्लस log dB/dt। log a प्लस log b, log a इंटू b। log a प्लस log b, log a इंटू b। अब log हट जाएगा, माइनस da/dt अपॉन dB/dt। ये कितना आ गया? 5 डिवाइडेड बाई 3। अरे जो इनकी रेट का रेशो होता है वो क्या होता है? जो इनकी रेट का रेशो होता है वो इनके कोफिशिएंट का रेशो होता है।
तो ए का कोफिशिएंट कितना है x और बी का कोफिशिएंट कितना है y। क्या कह रहे हैं? जो उनकी रेट का रेशियो होता है वो क्या होता है? वो कोफिशिएंट का रेशियो होता है। तो कोफिशिएंट का रेशियो आ गया x रेशियो y। अरे क्या हो गया बताओ सही, क्या क्या हो गया मुझे बताओ सही। 3/5 आएगा क्या? हाँ हाँ इसका आ रहा है, वो तो मैं समझ गया। कोशिश कर। मैंने क्या किया यहाँ पता है? यहाँ मैंने एक स्टेप बचा लिया है ना। ये ऐसा है एक्चुअली, माइनस DA/DT। इधर 3 मल्टीप्लाई था, इधर 5 और इधर ये dB/dt। ऐसा बचपन में पढ़ाया जाता है कि जो इधर मल्टीप्लाई में होता है ना, जब दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड में जाता है। तो इधर वाले को मैं इधर भेज रहा हूँ तो वो डिवाइड में जाएगा, है ना। देख अभी भी समझे जा रहा है तू यार। और जो इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर ऐसे 5/3। ठीक है चलो, तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन आप मॉड्यूल से सॉल्व करना। जो रेट का रेशियो है वो कोफिशिएंट का रेशियो है, कोफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट का रेशियो x रेशियो y, क्योंकि एक ए का कोफिशिएंट x और बी का कोफिशिएंट y है रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखो। यहां तक हो गया नोट? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेट लो, रेट लो। रेट लो। हाँ जी बेटा, अब रेट लो क्या कहता है? तो ये काफी कुछ तो लोमा से रिलेटेड ही है, लोमा जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप पहले लिखें इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो, rate of any reaction, rate of any reaction is directly proportional to, directly proportional to directly proportional to active mass। अब एक्टिव मास क्या हो सकती है? कंसंट्रेशन और प्रेशर, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। ये ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं पहले, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो बस रेट जो होती है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली उनके मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल होती है ना।
multiplication of active mass of reactant. Proportional to multiplication of active mass of reactant. मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और उनका कोफिशिएंट उनकी पावर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। कोफिशिएंट पावर में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। नहीं सर, जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना, तब तो आपने बोला था कि कोफिशिएंट पावर में जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी यहां आप मना क्यों कर रहे हो? तो भाई जो लो वहां पर ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो थ्योरेटिकल होता है, और जो रेट लॉ होता है ये प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल होता है। अब ये जो रेट लॉ होता है ये अपन दो तरह के रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, एक तो सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो सिंपल रिएक्शन के लिए तो जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट पावर में नहीं जाएगा। कौन सी रिएक्शन सिंपल होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्स होती है, ये भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो, रेट लो इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, is experimentally calculated while law of mass action LOMA is theoretically calculated. ठीक है, तो फिर अगर एक चीज एक्सपेरिमेंटल है एक थ्योरेटिकल है, तो ज्यादा सही कौन सी है? जो एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव, हेंस रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव। ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा सही इंफॉर्मेशन रेट लॉ में होती है, ना कि लोमा में होती है। तो अब ये क्या कहना चाहता है, अपन इस बात को समझते हैं। जैसे लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिव सी। अब ये क्या कहता है कि जो रिएक्शन की रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसकी पावर कुछ x यूज कर ली, इसकी पावर कुछ y यूज कर ली। मुझे नहीं पता भाई रिएक्शन कैसी है, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू के, a की पावर x और b की पावर y। अब यहां आप एक बात समझो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू 1m मान लूं अगर मैं, तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, अरे k के बराबर आ जाएगा क्या। यानी स्पेशल कंडीशन में ये जो रेट है ये k के इक्वल भी आ सकती है। तो ये जो k होता है ना, k, ये k होता क्या है, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। और इसे अपन और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेट। नहीं गलत समझ रहे, वो रेट नहीं है, वो स्पेसिफिक रेट है। मतलब स्पेशल कंडीशन में वो रेट के बराबर आ सकती है। और कौन सी स्पेशल कंडीशन बता चुका हूं मैं, जब रिएक्टेंट का एक्टिव मास को कितना मान लिया जाए, 1।
तो इसे स्पेसिफिक रेट भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेट। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें बेटा इतना। स्पेसिफिक रेट। Chemical reaction is of two types. केमिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है। अच्छा, कहने का मतलब क्या, अपन ने क्या बोला यहां पर, ये जो x है वो a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होता है सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन, ए सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है, सिंपल या एलिमेंट्री, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जैसे SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। बीच में वहां ट्रांजिशन स्टेट तो बनता है पर वो स्टेप एक ही होती है। ठीक है, तो आप लिखें इसमें दोज रिएक्शन, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन में लिखो बेटा। दोज रिएक्शन which completes in single step, completes in single step। एक पॉइंट और नोट कर लो, इन एवरी स्टेप रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट will must form। हर सिंपल से सिंपल स्टेप रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी ही बनेगी। वो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी। तो अभी आपने ये जो लिखा था A of A plus B of B गिव C, तो सिंपल रिएक्शन में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वही कहाँ जाते हैं, उसकी पावर में। तो यह आ जाएगा R इक्वल टू K, और A की पावर A और B की पावर B। इन सिंपल रिएक्शन कोफिशिएंट इज रेज टू देयर पावर।
तो नोट कर ले, हेंस इन सिंपल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर इन रेट लो। जनरली जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उन्हें सिंपल रिएक्शन माना जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर अज्यूम टू बी सिंपल रिएक्शंस। और सेकंड लिखो बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखें इसमें those reaction which completes in multiple steps। multiple steps। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, हाँ जी। तो अगेन अगर वही रिएक्शन में दोबारा लिखूं A ऑफ A प्लस B ऑफ B, और अगर इसका रेट लो लिखूं तो R इक्वल टू K, A की पावर X और B की पावर Y। और अब ये जो X होगा ये A के बराबर नहीं होगा, और ये जो Y होगा ये जनरली B के बराबर नहीं होगा इन जनरल। जिसका कोफिशिएंट है वही कहां जाना चाहिए? उसके पावर में। ऐसा नहीं इसका कोफिशिएंट उसकी पावर में, उसका कोफिशिएंट इसकी पावर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका कोफिशिएंट उसी की पावर में गया तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। सारी रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स सारी रिवर्सिबल, सारी इरिवर्सिबल हाँ कॉम्प्लेक्स हो नहीं है, ऐसे पर नहीं बता सकते भाई। सारी ठीक है, सारी रिवर्सिबल रिवर्सिबल तो सिंपल है, अब इरिवर्सिबल, हाँ इरिवर्सिबल का नहीं बता सकते अपन, क्योंकि वो तो डिपेंड करे कोफिशिएंट पावर में जा रहा तो सिंपल है, कोफिशिएंट पावर में नहीं जा रहा तो कॉम्प्लेक्स है, खत्म कहानी। ठीक है, अरे आए के बाद समझ में कब कोफिशिएंट पावर में जाएगा और कब नहीं जाएगा, सिंपल में जाएगा और कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा। अब इसमें दो टर्म डिफाइन होती है, एक टर्म आती है मॉलिक्यूलरिटी और एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ये समझते हैं। देखो किसी भी इंस्टेंट पर, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं मिलेंगे नहीं बनेगा, सिंपल। अब कितने रिएक्टेंट पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर कोलिजन कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जो सिंपल रिएक्शन होती है ना, मुझे पता है कि सिंपल रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी,
जैसे एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? A का 1 मोल B के 1 मोल से रिएक्शन करेगा, या A का 1 पार्टिकल B के 1 पार्टिकल से कंबाइन होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। एक सिंपल रिएक्शन थी ये। तो सिंपल रिएक्शन में जो वो एक ही स्टेप में होती है, तो जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं वो उसी रेशो में आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन, अगर मान लो ये एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव C, और ये सिंपल रिएक्शन है, तो मुझे पता है ये एक स्टेप में होगी, और वो स्टेप कौन सी है? यही तो है वो जो स्टेप लिखी है, यही तो वो स्टेप है। तो इस स्टेप में क्या समझ में आ रहा है? इसके 2 पार्टिकल और इसका 1 पार्टिकल, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कितने पार्टिकल कोलिजन करेंगे? 2 + 1, और यही क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी। लेकिन अगर यही रिएक्शन 2A प्लस बी, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? ये जैसी दिखती है वैसी तो होती ही नहीं है, ये तो स्टेप्स में होती है। स्टेप में होती है तो इसका मैकेनिज्म लिखना होता है। फिर इधर स्टेप 1 लिखी होती है, कुछ A प्लस बी गिव्स 2D। स्टेप सेकंड A प्लस 2D गिव्स C। ऐड कर लो, 2D से 2D गया, नेट वही 2A प्लस बी गिव्स C आ जाएगा। तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप सेकंड। अरे बेटा, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसी लिखी है वैसी तो हो ही नहीं रही। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखकर मैं उसको ये तो बता ही नहीं सकता कि कितने पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं। हां, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हो सकती, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्टेप रिएक्शंस हैं, सारी के सारी स्टेप रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होती है। तो हर एक स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी तो डिफाइन हो जाएगी, उनके कोएफिशिएंट देख के पता लगा लूंगा कि ये यही रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जैसी दिखती है वैसी होती ही नहीं है। समझ आई बात? तो स्टेप रिएक्शन की डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई सेंस ही नहीं है, वो डिफाइन नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल सिंपल रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि वो जैसी दिखती है वैसी होती है। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है कि आपने कोएफिशिएंट को देखा और सम करके बता दिया ये है मॉलिक्यूलरिटी। तो आपने कोई प्रैक्टिकल थोड़ी किया इसके लिए, तो ये क्या है? एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तो आप लिखें, मॉलिक्यूलरिटी में लिखो the number of particle in any reaction which collides at some particular instant comma are known as molecularity of reaction। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोलिजन करने वाले, टाइम गैप नहीं होना चाहिए उनके बीच में।
उनके बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप पहले इस बात को लिख लो, देयर शुड नॉट बी टाइम गैप बिटवीन कोलिजन। इस बात का क्या मीनिंग है मैं ये समझाता हूं। मतलब जैसे अपन बाहर कोई दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, ठीक है। अब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई तो एक साथ ही टकराएंगी, उसमें टाइम गैप हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर तीन मोटरसाइकिल टकराई तो क्या होता है इन जनरल कि पहले कोई दो टकराती है, फिर तीसरी आती है 1-2 सेकंड बाद, या तीनों एक साथ आती है, तीनों एक साथ। प्लानिंग से काम हो रहा है, 2 बजे मिलेंगे जो है। मतलब तीनों एक साथ कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जनरली जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें पहले कोई दो कोलिजन कर जाती है, उसके 1-2 सेकंड 2-4 सेकंड बाद में तीसरी आके टकराती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हो तो कुछ भी सकता है, देखो हो तो कुछ भी सकता है कि तीनों एक साथ कोलिजन कर जाए, हो कुछ भी सकता है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो तीनों एक साथ टकरा रही है। एक्सीडेंट कभी प्लानिंग से नहीं होता है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंटली होता है ना भाई। अगर अब चलो ठीक है, अब अपन 4 मोटरसाइकिल की बात करें कि 4 मोटरसाइकिल कोलिजन कर रही है, एक्सीडेंट हो 4 का, एक साथ कैसे होगा? नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो एक साथ कोलिजन करने वाले पार्टिकल जो है ना, एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो कोलिजन करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो टाइम गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इन जनरल 3 से ज्यादा नहीं होती है। नहीं, पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि हो ही नहीं सकती, कि 4 मोटरसाइकिल एक साथ टकरा ही नहीं सकती। टकरा तो सकती है भाई, प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो, 0 नहीं है वो। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि इन जनरल मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है, बट हो सकती है, ठीक है। अभी तो टकराने वाले पार्टिकल हैं, तो 0 कैसे हो सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। पूरे के पूरे पार्टिकल ही कोलिजन करेंगे। और ये क्या होती है? एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तो आप लिखिए नेक्स्ट लाइन में, मॉलिक्यूलरिटी is a theoretical quantity, is a theoretical quantity. नेक्स्ट लाइन में लिखो, मॉलिक्यूलरिटी can't be 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। इसी पॉइंट पे लिखो आगे, इन जनरल मॉलिक्यूलरिटी is not more than 3. In general, molecularity is not more than 3. ठीक है, ब्रेक, ठीक है, but it may be, more than 3. more than 3. ऐसा क्यों है, समझ में आ गया तुम्हें? क्योंकि कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है 3 से ज्यादा, साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड,
molecularity is defined only for simple reactions. Only for simple reaction. But for complex reaction, molecularity is not defined. Molecularity is not defined. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसी दिखती है वैसी नहीं होती. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी एक बात है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्टेप रिएक्शंस होती है वो सारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, तो उन सब के लिए अपन इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं. जैसे पूछ ले कि सेकंड स्टेप की आप मुझे मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो उसकी तो बता सकते हो आप. तो अब एक पॉइंट लिखो, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन completes in multiple steps and each step reaction is a simple reaction. Hence, we can define molecularity of each step reaction individually. Each step reaction individually. अच्छा जी, फॉर सिंपल रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है? मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम कर लो, वही क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी. एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड molecularity of simple reaction 2A plus B gives C. ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें. तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? अरे 3 हो जाएगी. सिंपल रिएक्शन दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, तो कोएफिशिएंट का सम कर लो. 2 + 1, ये सिंपल रिएक्शन गिवन था इसलिए आंसर आ जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन है. फाइंड molecularity
of reaction 2A plus B gives C. ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब मुझे गिवन नहीं है बेटा जी क्वेश्चन में कि ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, और जब कुछ नहीं गिवन तो अपन कॉम्प्लेक्स मानेंगे उसे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन डिफाइन नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर इसी में एक ऑप्शन लिखा हो कि कांट से, अगर ये लिखा हो तो फिर ज्यादा आंसर सही ये है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर सिंपल होगा तो डिफाइन कर लेंगे 3, कॉम्प्लेक्स होगा तो नॉट डिफाइन। तो अपन कह नहीं सकते ना कि अगर, तो ध्यान रखना अगर इस तरह से कांट से, तो ये भी नोट ऑप्शन नोट कर लो, इसको डबल टिक कर लो कि ज्यादा सही है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये ज्यादा सही होता। ठीक है बेटा। हाँ बोलो। मॉलिक्युलरिटी 1 ऐसे होती है बेटा क्योंकि वो खुद ही ब्रेक हो जाए। जैसे ऐसे रिएक्शन ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो अगर वो किसी से कोलिजन करने के बजाय खुद को ही ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे केस में जो रिएक्टेंट है वो अकेला ही मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा उसका। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इन रेट लो the sum of power of reactants is known as order of reaction. In rate law, the sum of power of reactant is known as order of reaction. नेक्स्ट लाइन में लिखो, रेट लो is experimental, is experimental. It means order of reaction is experimentally calculated, is experimentally calculated. Hence order of reaction may be 0, fractional or positive, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
in general is not more than 3, is not more than 3। नहीं तुम गलत समझ रहे हो, जनरली 3 से ज्यादा नहीं होता, ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि किसी की पावर 3 से ज्यादा नहीं होता इन जनरल, इसलिए इन जनरल लिखा अपन ने। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to some particular reactant, with respect to some particular reactant may be negative, but overall order of reaction is generally not negative। किसी एक के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टोटल ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, और ऑर्डर जो होता है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो आप लिखो, इट इज डिफाइंड फॉर बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बस 1 मिनट और लगेगी, पहले देखते हैं 1 मिनट। जैसे एक एग्जाम्पल है, a ऑफ a प्लस b ऑफ b गिव c, इसका रेट लो आ जाएगा r इज इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर y। ये जो x है ना, x ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b, और x प्लस y क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लो में जो रिएक्टेंट की पावर होती है उनका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब ये ऑर्डर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे, ठीक है ना, ऑर्डर नेक्स्ट टर्न पे समझेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।